हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज इस वीडियो में आइटम एनालिसिस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगी। इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, इंटर आइटम कोरिलेशन, आइटम टोटल कोरिलेशन, आइटम क्राइटेरियन कोरिलेशन एंड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इन सारे ही टॉपिक की बात इस वीडियो में की जाएगी। अगर आपने आइटम एनालिसिस से रिलेटेड पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स की। रिलायबिलिटी क्या होती है? अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी टेस्ट के लिए रिलायबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रिलायबिलिटी को हम ट्रस्टवर्दीनेस कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। अगर एक टेस्ट को एक इंडिविजुअल पर अलग अलग टाइम में एडमिनिस्टर कराया जा रहा है और हर बार उसका स्कोर क्या है, सेम आ रहा है, रिजल्ट उसका सेम आ रहा है, तो उस टेस्ट को हम क्या करते हैं, रिलायबल मान सकते हैं। इट मीन्स कि रिलायबिलिटी क्या होती है? टेस्ट के रिजल्ट की कंसिस्टेंसी होती है, तो उसको हम टेस्ट को रिलायबल मान सकते हैं। और टेस्ट को रिलायबल होने के लिए आइटम का रिलायबल होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आइटम की रिलायबिलिटी हायर होती है तो पूरी टेस्ट की जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है या रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, हायर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स को। तो इसके लिए हमें दो चीजों को कैलकुलेट करना होता है। एक तो आइटम स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होता है, दूसरा आइटम स्कोर और टोटल टेस्ट स्कोर के कोरिलेशन को कैलकुलेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आइटम स्कोर का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आइटम स्कोर का फैलाव। मींस अगर 50 स्टूडेंट्स ने उस आइटम का जो स्कोर आया है, अगर उसके स्कोर को देखा जाए तो किसी का स्कोर मीन के बहुत पास में आ रहा है और किसी का बहुत दूर आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, तो किसी का 50 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है। तो इस तरीके से जो आइटम का फैलाव होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो जब अगर आइटम का फैलाव एवरेज के पास में होता है, मीन के पास में होता है, तो उसको ठीक माना जाता है और इस तरह के आइटम्स को हम टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आइटम स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना होता है और हमें एक आइटम का जो स्कोर है और उस पूरे टेस्ट का जो टोटल स्कोर है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करना होता है। और जब हम इन दोनों चीजों को ज्ञात कर लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स। तो आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइटम स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोरिलेशन बिटवीन द आइटम स्कोर एंड द टोटल टेस्ट स्कोर। आइटम स्कोर एंड टोटल टेस्ट स्कोर को आइटम टोटल कोरिलेशन भी कहते हैं। आइटम टोटल कोरिलेशन को आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन लिखा होता है तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आइटम टोटल कोरिलेशन और आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन दोनों ही सेम चीजें हैं। तो आइटम टोटल कोरिलेशन में क्या होता है, एक आइटम का स्कोर और टोटल टेस्ट स्कोर के बीच में क्या करना होता है, कोरिलेशन ज्ञात करना होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिंगल आइटम है वो ओवरऑल टेस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ये ज्ञात करना होता है। तो अगर ये जो आइटम टोटल कोरिलेशन है ये अच्छा आता है तो इससे आइटम की एबिलिटी का पता चलता है कि वो जो हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल है और लो स्कोरिंग इंडिविजुअल है इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाने में सक्षम है। तो इस तरीके से क्या होता है, आइटम की जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है वो भी इसी आइटम टोटल कोरिलेशन से पता चल जाती है। तो इस तरीके से अगर आइटम की डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात करें, आइटम टोटल कोरिलेशन की बात करें, आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन की बात करें तो ये तीनों ही चीजें लगभग सेम है। तो एग्जाम में अगर ये तीनों ही चीजें आती हैं तो आपको इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको सेम ही मान के चलना है।
आइटम टोटल कोरिलेशन को ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हम जो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे कि इस पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज कब किया जाता है। हमें क्या करना होता है, आइटम का स्कोर क्या होता है, अगर वो आइटम मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, उसके का रिस्पॉन्स फॉर्मेट, तो मल्टीपल चॉइस में भी हम जब आइटम एनालिसिस करते हैं तो हम दो ही बेसिक्स मान के चलते हैं कि जो रिस्पॉन्स कैसा है, या तो करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से वो आइटम कैसा हो जाता है, डाइकोटोमस हो जाता है, और डाइकोटोमस हो जाता है। और जो टोटल स्कोर है उस टेस्ट का, वो कैसा होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो जब कॉन्टिन्यूअस आइटम होता है और डाइकोटोमस आइटम होता है और कॉन्टिन्यूअस टोटल स्कोर होता है, तो कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। मींस एक वेरिएबल कैसा होना चाहिए, डाइकोटोमस होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे केसेस में पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो नेट एग्जाम में पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था कि आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन से कोरिलेशनल टेक्निक का यूज किया जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन था पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट और फाई कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से ये पॉइंट बाय सीरियल ही करेक्ट ऑप्शन था, जो कि डायरेक्टली पूछा गया था। तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब यूज करना है। जिन आइटम में का जो टोटल आइटम स्कोर के साथ कोरिलेशन अगर नहीं आता है या बहुत कम आता है, तो उस तरीके के आइटम्स को हम टेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है, जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है वो उसको मेजर नहीं कर रहा है। इसलिए हमें एक आइटम का टोटल स्कोर के साथ कोरिलेशन ज्ञात करना होता है। उसका पॉजिटिव कोरिलेशन आना जरूरी होता है, पॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब कि वो उसको हमें टेस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। जो टेस्टिंग प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, आइटम टोटल कोरिलेशन को डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के अल्टरनेटिव के रूप में यूज करते हैं। ये बात पहले की जा चुकी है कि ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो क्या करना होता है कि उन आइटम को हमें उनमें रखना होता है जो कि स्ट्रांगली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल को लोअर स्कोरिंग इंडिविजुअल्स को से। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव आइटम टोटल कोरिलेशन के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर आइटम टोटल कोरिलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो उसे हम उसको इस टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल और लो स्कोरिंग इंडिविजुअल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करवाने में सक्षम होता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, इंटर आइटम कोरिलेशन। आइटम टोटल कोरिलेशन आपने देख लिया, अब इंटर आइटम कोरिलेशन क्या होता है। इंटर आइटम कोरिलेशन में एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है, दूसरे आइटम का तीसरे आइटम के साथ कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। इस तरीके से टेस्ट में जितने आइटम होते हैं सभी का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। जो कोरिलेटेड होते हैं उन्हें तो रखते हैं और जो कोरिलेटेड नहीं होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो हर एक आइटम का एक दूसरे आइटम के साथ कोरिलेशन ज्ञात करके हम एक इंटर आइटम कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं, है ना। एक टेबल टाइप की बना लेते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इस आइटम का इस आइटम से कोरिलेशन कितना आया, दूसरे का तीसरे से कितना आया, तीसरे का चौथे से कितना आया। इस तरीके से हम एक पूरा कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब इसको जो इंटर आइटम कोरिलेशन है इसको ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाई कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। ये भी एक कोरिलेशनल टेक्निक है। फाई कोएफिशिएंट का यूज कब किया जाता है, जब दोनों वेरिएबल्स कैसे हो, डाइकोटोमस हो। यहाँ पर क्या है, एक आइटम है उसका भी रिस्पॉन्स पैटर्न कैसा होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट में होगा, तो ये भी डाइकोटोमस होगा, दूसरे का भी ऐसे ही होगा, डाइकोटोमस होगा। तो जब दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस होते हैं तो हम फाई कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली नेट एग्जाम में पूछा गया है कि इंटर आइटम कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए किस कोरिलेशनल टेक्निक का यूज किया जाता है, तो वो है फाई कोएफिशिएंट। अगर हम इसको पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्ञात करें तो भी रिजल्ट सेम ही आता है, पर क्वेश्चंस इसी पे ज्यादा पूछे जाते हैं, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन पे और फाई कोएफिशिएंट पे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इंटर आइटम कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए फैक्टर एनालिसिस का भी यूज किया जाता है। फैक्टर एनालिसिस भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है,
और जो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड होते हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उन्हें एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक फैक्टर का नाम दे दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उनको हम ग्रुपिंग करके कोरिलेशन के बेस पे अलग अलग फैक्टर्स बना देते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस का यूज जो है आइटम एनालिसिस में भी किया जाता है। उसमें जो आइटम जो फैक्टर लोडिंग में नहीं आते हैं उन आइटम को हम रिवाइज कर देते हैं। मींस जो आइटम एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं तो वो फैक्टर लोडिंग में नहीं आते हैं। फैक्टर लोडिंग में नहीं आते हैं तो उन आइटम को हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, अब जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। आइटम वैलिडिटी इंडेक्स को क्या कहते हैं, आइटम क्राइटेरियन कोरिलेशन। वैलिडिटी क्या होती है, टेस्ट की वैलिडिटी वो होती है कि जिस पर्पस के लिए उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो उसी पर्पस को उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइटम की भी वैलिडिटी वैसे ही होती है कि जिस पर्पस के लिए उस आइटम को बनाया जा रहा है वो उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जितना ही ज्यादा आइटम वैलिडिटी इंडेक्स होगा उतना ज्यादा उस टेस्ट का क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होगी। अब आइटम वैलिडिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसा हमने रिलायबिलिटी इंडेक्स में किया था, आइटम स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना होता है और इसमें जो कोरिलेशन ज्ञात करना होता है वो होता है आइटम स्कोर और क्राइटेरियन स्कोर के बीच में। अब क्राइटेरियन स्कोर क्या होता है, जैसे कि जो हमने टेस्ट बनाया है उसका आइटम है और उसी से रिलेटेड हम एक क्राइटेरियन या दूसरा टेस्ट ले लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है तो दूसरा एक इंटेलिजेंस टेस्ट ले लेते हैं उसके स्कोर को, और जो करंट टेस्ट है उसके आइटम स्कोर के बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं क्योंकि दोनों सेम पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन हाई होता है तो हम उसको टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इस कोरिलेशन को, आइटम क्राइटेरियन कोरिलेशन को और ये आइटम स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन को का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का यूज करते हैं। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का यूज कब किया जाता है, अभी डिस्कस किया था पीछे कि जब एक वेरिएबल कैसा होता है, डाइकोटोमस होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आइटम स्कोर है तो वो तो डाइकोटोमस होगा, क्राइटेरियन स्कोर है वो कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो हम इस तरीके से पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व या आईसीसी। इसको हम आइटम रिस्पांस फंक्शन भी बोलते हैं कि आइटम किस तरीके से रिस्पांस कर रहा है उसको हम एक ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, जो आईसीसी ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या हमें उस ग्राफ में डिस्प्ले करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट रिस्पांस, मींस कितने सैंपल में कितने लोगों ने करेक्ट रिस्पांस किया है वो हम दिखाते हैं इस ग्राफ में, और एग्जामिनीज की क्या पोजीशन है उस ट्रेड के बेसिस पे, जिस ट्रेड को मेजर किया जा रहा है वो उस ट्रेड की क्या पोजीशन है, वो उसका एबिलिटी लेवल कैसा है। तो इसको हम दिखाते हैं उस टेस्ट के टोटल स्कोर के बेस पे, मतलब उस एग्जामिनी का जो टोटल स्कोर आ रहा है उसके बेस पे हम उसके ट्रेड को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम ये आईसीसी या आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं। आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है, ये आइटम डिफिकल्टी के भी बारे में बताता है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर के भी बारे में ये आईसीसी कर्व बताता है। और जितने आइटम होते हैं सभी आइटम के लिए एक डिफरेंट आईसीसी हमें बनाना होता है। तो क्या होता है कि उसमें ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस जो होता है या हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट होता है वहां पर हम टोटल टेस्ट स्कोर को प्लॉट करते हैं। टोटल टेस्ट स्कोर से क्या दिखाते हैं, ट्रेड को दिखाते हैं या एबिलिटी लेवल को दिखाते हैं। और जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर हम करेक्ट रिस्पॉन्सेज को दिखाते हैं वाई एक्सिस पे। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर एबिलिटी लेवल को दिखाया गया है या ट्रेड के लेवल को दिखाया गया है। यहाँ पर टोटल स्कोर होता है, एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ पर वर्टिकल लेवल है। यहाँ पर हम करेक्ट रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबिलिटी को दिखा रहे हैं कि कितने % लोगों ने कितना करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है।
तो इस तरीके से हम आइटम का आईसीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एबिलिटी लेवल है ये टोटल टेस्ट स्कोर के बेस पे दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो गुड टेस्ट आइटम होते हैं उनका आईसीसी कैसे होता है, उनका जो कर्व होता है वो किस तरीके से बनता है। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है टोटल टेस्ट स्कोर, मींस जो हमने सैंपल आइटम एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया था, तो जो कुछ सैंपल है जिनका 51 से 55 के बीच में स्कोर आया टोटल स्कोर, कुछ का आया 56 से 60 के बीच में। इसी तरीके से हम एक इंटरवल बना लेते हैं और जितने ज़्यादा लोगों का सैंपल के जितने लोगों का स्कोर जिस क्लास इंटरवल में लाई करता है उस हिसाब से हम एक कर्व बनाते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि आइटम कितने परसेंट लोगों ने करेक्टली रिस्पॉन्ड किया है। जैसे टोटल स्कोरर्स जो 51 से 55 के बीच में थे उन्होंने कितना रिस्पॉन्स किया है, 56 से 60 के बीच में थे उनका जो कितना परसेंट करेक्ट आया है, और जो 96 से 100 के बीच में थे उनका कितना परसेंट जो है करेक्ट रिस्पॉन्स आया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्कोर्स टोटल स्कोर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर करेक्ट रिस्पॉन्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये एक गुड टेस्ट आइटम का साइन है। क्या होता है, हो रहा है कि जो आइटम जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या हो रहा है टेस्ट स्कोर्स के साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा टेस्ट आइटम है और इस तरह के आइटम्स को हम क्या करते हैं टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये है हमारा जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पर टोटल टेस्ट स्कोर है। तो स्टार्टिंग में क्या है 51 से 55 के बीच में, और स्टार्टिंग में जो जैसे जैसे टोटल टेस्ट स्कोर बढ़ रहा है वैसे वैसे करेक्ट रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। बाद में क्या हो रहा है ये स्टैटिक हो जाती है और लो हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग में तो ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, मीन्स लो टेस्ट स्कोर को ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, और जो हायर स्कोरर्स है उनको हम ये अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है आइटम। तो इस तरीके का जो आइटम होता है ये जो है ठीक नहीं माना जाता है, इसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे या जो लोअर टेस्ट स्कोरर्स है इनको तो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, पर जो हायर स्कोरर्स है इनको डिस्क्रिमिनेट सही से नहीं कर पा रहा है, तो इसे हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पुअर आइटम्स होते हैं उसका आईसीसी कैसे ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आईसीसी है वो ग्रेजुअली बढ़ तो रहा है पर बाद में क्या हो जाता है बिल्कुल ही लो हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है टेस्ट स्कोर टोटल टेस्ट स्कोर बहुत ज़्यादा है लेकिन करेक्ट रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो इस तरीके का आइटम बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, हम इसे बिल्कुल भी टेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल आइटम एनालिसिस की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम आइटम्स की संख्या बढ़ा दें तो टेस्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें हमें बैड आइटम्स को एलिमिनेट करना होता है जिससे क्या जो बाय चांस जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है उस टेस्ट में गुड आइटम्स होते हैं तो वो टेस्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, रिलायबल हो जाता है और वैलिड हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो आइटम एनालिसिस से रिलेटेड थे समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपना बेस्ट देने का मैं कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करूँगी और कुछ बेसिक टॉपिक्स जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बात की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।